इंटरफेस का ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंसाइनमेंट के ऊपर आपको रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल रिलीज ऑर्डर चाहिए किसी और एजेंसी से अदर देन कस्टम्स, तो अब आपको बजाय इसके कि आप एक जीडी फाइल करें और दूसरी एप्लीकेशन मैनुअल पेपर बेस्ड फाइल करें उस एजेंसी से आरओ लेने के लिए, पाकिस्तान सिंगल विंडो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करें। सिंगल डिक्लेरेशन से मुराद, जैसा कि ये नाम खुद सजेस्ट करता है, मुराद ये है कि आप ट्रेडर जो है वो दो दफा अपनी कंसाइनमेंट के पर्टिकुलर्स को डिक्लेयर नहीं करेगा, बल्कि एक ही जगह पे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ट्रेडर से ये सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी। वो इंफॉर्मेशन जो कस्टम्स की क्लियरेंस के लिए रिक्वायर्ड है, जो ट्रेडर ऑलरेडी वीवॉक में सबमिट करता है फॉर कस्टम्स प्रोसेसिंग, और वो इंफॉर्मेशन भी जो उस एजेंसी को रिक्वायर्ड है अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल रिलीज ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। और इसमें साथ साथ ये भी फैसिलिटी है, और ये इसका सिंगल डिक्लेरेशन का एक फीचर है कि जो इंफॉर्मेशन आप एक दफा दे रहे हैं वो दूसरी दफा आपको आपसे नहीं ली जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी के वीबॉक और जो मैनुअल प्रोसेसिंग है उस में आपको कस्टम्स को भी आप बिल ऑफ लेडिंग का नंबर, इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट और अपना एनटीएन और बाकी चीजें आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, और यही चीजें सारी आपसे ओजीए भी रिक्वायर कर रही होती है। तो सिंगल डिक्लेरेशन में आप एक ही जगह पे और एक ही इंफॉर्मेशन एक दफा सबमिट करेंगे, और वो फिर डिसेमिनेट करेगा पाकिस्तान सिंगल विंडो का सिंगल डिक्लेरेशन। और ये रेपिटेटिव सबमिशन ऑफ डाटा से को ख़त्म करेगा, और एक हार्मोनाइज डाटा सेट जनरेट होगा जो कि ट्रेड ट्रांजैक्शंस और ट्रांसपोर्ट ऑफ मूवमेंट और ऑफ गुड्स को देखेगा। और रेगुलेटरी परमिशंस विल बी गिवन विदाउट ट्रेडर्स हैविंग टू अप्रोच डिफरेंट एजेंसीज। सो अब होगा क्या, जब आप सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करेंगे तो बैक एंड पे आपके दो डॉक्यूमेंट्स, आपकी दो एप्लीकेशंस जनरेट होंगी। जब आप सिंगल डिक्लेरेशन को सबमिट करेंगे तो आपकी दो एप्लीकेशंस जनरेट होंगी। एक एप्लीकेशन आपकी गुड्स डिक्लेरेशन की फॉर्म में कस्टम्स के पास चली जाएगी, जो भी कस्टम्स का प्रोसेस जैसे अभी होता है वही रिस्क चैनल, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, चैनल असाइनमेंट, और वो कंसाइनमेंट आपकी कस्टम्स प्रोसेसिंग के लिए जाएगी। और उसके साथ ही जो दूसरी एप्लीकेशन है वो जनरेट होगी आपका उस रेगुलेटरी एजेंसी का डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट पे अगर आपको रिलीज ऑर्डर एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है, तो आप जब सिंगल डिक्लेरेशन को सबमिट करेंगे तो एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का रिलीज ऑर्डर की रिक्वेस्ट जनरेट होगी और उस ऑफिसर को असाइन हो जाएगी उसी तरीके से जिस तरह आपकी जीडी असाइन होती है असेसमेंट ऑफिसर को। और आपको कहीं पे किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी जो एप्लीकेशन है आरओ की भी और जीडी की भी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाएगा। और उस एजेंसी के ऑफिसर वो आपकी एप्लीकेशन को ओपन करेगा, उसके ऊपर डिसीजन लेगा, कॉल इंस्पेक्शन करनी है तो इंस्पेक्शन कॉल करेगा, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड हैं तो वो कॉल करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करके ऑनलाइन आपको एक रिलीज ऑर्डर इशू करेगा। जिस तरह कस्टम्स का जो असेसमेंट ऑफिसर है वो कंप्लीट असेसमेंट करता है, तो आपकी जो गुड्स डिक्लेरेशन है वो टर्मिनल को फॉर गेट आउट मार्क हो जाती है। सिमिलरली, जब आपका इस एजेंसी का ऑफिसर आपका जो रिलीज ऑर्डर की रिक्वेस्ट है उसको ओके करेगा, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होके एक हमारा क्लियरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पे पार्क हो जाएगी। और जैसे ही कस्टम्स का गुड्स डिक्लेरेशन भी इसी तरह कंप्लीट असेसमेंट होगी, तो क्लियरेंस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों जब देखेगा कि दोनों साइड से आपकी डिक्लेरेशन प्रोसेस हो चुकी है, तो आपकी कंसाइनमेंट गेट आउट हो जाएगी। So the single declaration feature will allow the parties involved in trade and transport to lodge standardized information. इसकी बात मैं already कर चुका हूँ। Single entry point, इसकी भी बात हो चुकी है। और requirements fulfillment at a single place. System automatically route करेगा applications on the basis of declarations and mark for decision to relevant OGAs using clearly defined business rule. इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी एचएस कोड डिक्लेरेशन, सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करते हुए आप जब एंटर करेंगे तो सिस्टम बैक एंड पे वर्क करके आपको खुद बताएगा कि इस एचएस कोड की क्लियरेंस के लिए
आपको कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और किस एजेंसी से रिक्वायर्ड है। ये सिस्टम का फीचर है जो आपको बताएगा, और फिर उस एजेंसी से रिलेटेड जो भी आपकी, जो उस एजेंसी को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपसे, अदर देन दी इंफॉर्मेशन जो कि आप ऑलरेडी डिक्लेरेशन में फाइल कर चुके हैं, उसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो एक आखिरी स्क्रीन होगी ओजी इंफॉर्मेशन की, जिसमें आप उस एजेंसी से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे। तो बेसिकली वो जो लास्ट स्क्रीन सिंगल डिक्लेरेशन की होगी, उसको आप ये समझेंगे आपकी वो एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है रिलीज ऑर्डर या एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए। इंटीग्रेटेड टैरिफ और ट्रेड हमारा एक जो जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम खुद डिटरमिन करेगा कि आपका कौन सा एजेंसी है जिससे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो वो बेसिकली इंटीग्रेटेड टैरिफ और ट्रेड हमारा PSW का एक प्रोडक्ट है जो कि काम बैकएंड पे कर रहा है, और वो डिटरमिन करेगा और ट्रेडर को इन्फॉर्म करेगा कि उसको कौन सी एजेंसी से कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और उस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए उसको कौन कौन सी चीजें सबमिट फर्दर करनी है। तो हैविंग सेड दैट, जो कि पाकिस्तान सिंगल विंडो का एक वजूद में आने का मकसद है ट्रेड फैसिलिटेशन। तो सिंगल डिक्लेरेशन उस ट्रेड फैसिलिटेशन में एक हमारा बेंचमार्क प्रोडक्ट है, और वी होप दैट इट विल नॉट ओनली प्रमोट trade facilitation, but it will also help reducing the cost of doing business for the people involved in cross-border trade. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जो सवालात होंगे, हमारे पास सीनियर बिजनेस एनालिस्ट सरफराज अमजद मौजूद हैं। आप क्वेश्चन कीजिए, हम लोग इसका आंसर देंगे। ओवर टू यू सरफराज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सरफराज अमजद है और मैं सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हूँ पाकिस्तान सिंगल विंडो में। मैं आपको सिंगल डिक्लेरेशन इंपोर्ट होम कंजम्पशन जो है वो उसकी फाइलिंग का जो है वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं इस वक्त PSW की एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे आप एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास सिंगल डिक्लेरेशन का मेन्यू जो है वो अवेलेबल है। सिंगल डिक्लेरेशन के जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिस्टम आपको जो है ये टाइप शो करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांजिट सेपरेटली, और आपने जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की डिक्लेरेशन सबमिट की हुई हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो मैं पहले जो है डिक्लेरेशन आपको प्रिपेयर करके बता देता हूँ, और बाद में जो है वो उससे रिलेट जो उसके पेरिफेरल फीचर्स हैं उनको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर जैसे होवर करते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे क्रिएट डिक्लेरेशन पे, तो सिस्टम आपको जो है वो एक इंटरफेस दिखाएगा जहाँ से आप कंसाइनमेंट कैटेगरी और डिक्लेरेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। कंसाइनमेंट कैटेगरी आप कमर्शियल सेलेक्ट करेंगे और डिक्लेरेशन टाइप जो है वो आप होम कंजम्पशन सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको सिंगल डिक्लेरेशन का इंटरफेस दिखा देगा। अच्छा, सिंगल डिक्लेरेशन को हमने 6 स्टेप्स में ब्रेक किया हुआ है। फर्स्ट हमारा जो है वो कंसाइनमेंट इन्फॉर्मेशन है। कंसाइनमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप फर्स्ट जो है वो यहाँ पे अपना BL नंबर एंटर करेंगे। BL डेट आप सेलेक्ट करेंगे और VIR नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप गेट IGM इन्फो करेंगे। जब आप गेट IGM इन्फो करेंगे तो सिस्टम IGM से तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी कंसाइनमेंट से रिलेट फैच करेगा और कलेक्ट्रेट्स जो हैं वो उनको फिल्टर कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 कलेक्ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं कि आप अपना रिस्पेक्टिव कलेक्ट्रेट सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे आपने डिक्लेरेशन फाइल करनी है। उसके बाद आप अपना कंसाइनी नेम और कंसाइनी एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। कंसाइनर नेम, कंसाइनर एड्रेस, कंसाइनमेंट मोड, क्रॉस वेट, नेट वेट, डेंजरस गुड, हैजर्ड क्लास और फ्लैश पॉइंट मार्क्स, पैकेजेस, कंटेनर्स, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी जो है वो IGM से आ रही है। डेंजरस गुड, हैजर्ड क्लास और फ्लैश पॉइंट तो IGM से नहीं आ रही होती, ये आप इनपुट करते हैं। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास IGM से फैच हो रही है। आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंटरफेस पे ले आएगा।
यहाँ पे आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे, सिस्टम एक्सचेंज रेट जो है वो ऑटो फैच करेगा। इसके बाद आप अपनी डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक आपको सिर्फ वो नज़र आएंगे जिनके अगेंस्ट आपकी प्रोफाइल क्रिएटेड है इन PSW। जैसे ही आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम आपको उसके अगेंस्ट आईबैन डिस्प्ले करेगा। एक बैंक अगेंस्ट मल्टीपल आईबैन हो सकते हैं। आपकी जो बैंकिंग प्रोफाइल है, एक बैंक के अंदर आपकी मल्टीपल प्रोफाइल हो सकती हैं और मल्टीपल बैंक्स के अगेंस्ट भी आपकी प्रोफाइल हो सकती हैं। जो आप आईबैन सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम उसके अगेंस्ट आपका मोड ऑफ पेमेंट जो है वो फैच करता है, जो कि बैंक ने आपको ऑथराइज किए हुए हैं इस आईबैन के ऊपर। मैं ओपन अकाउंट सेलेक्ट करके इस पे क्योंकि हमारा यूएटी एनवायरनमेंट है, इस पे हमारे पास बैंक से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं ओपन अकाउंट के ऊपर जो है वो ये डिक्लेरेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ। अ, इसके अलावा अगर आप कोई रेमिटेंस नॉट इन्वॉल्व, लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट कलेक्शन, कोई भी जो आपका मोड ऑफ पेमेंट है जो बैंक ने ऑथराइज किया हुआ है, उसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक ने जो शेयर किए हुए हैं अपनी प्रोफाइल के अगेंस्ट, वो आपको यहाँ विजिबल होंगे। मैं आपको ये डिक्लेरेशन प्रिपेयर करने के बाद एंड में हमारा जो क्यूए एनवायरनमेंट है उस पे दिखा दूंगा कि किस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, एलसी नंबर, एलसी डेट जो है वो आप इनपुट कर सकते हैं। फ्रेट आप एंटर करेंगे। इंश्योरेंस अगर आपकी है तो आप इंश्योरेंस की वैल्यू या परसेंटेज एंटर करेंगे। लैंडिंग चार्जेस एंटर करेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको कमोडिटी इंफॉर्मेशन के इंटरफेस पे ले आएगा। यहाँ पे आपको जितनी भी आपने कमोडिटीज ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी। कोई भी कमोडिटी ऐड करने के लिए आप ऐड कमोडिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको कमोडिटी एडिशन के इंटरफेस पे ले आएगा। अच्छा, गुड्स डिक्लेरेशन और सिंगल डिक्लेरेशन में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ कमोडिटी में आके पता चलता है, क्योंकि कंसाइनमेंट इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं देखे आया हूँ वो ऑलरेडी गुड्स डिक्लेरेशन का पार्ट है और आप वो गुड्स डिक्लेरेशन में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो डिफरेंस है सिंगल डिक्लेरेशन और गुड्स डिक्लेरेशन में वो यहाँ पे कमोडिटी एडिशन में है। अच्छा, यहाँ पे मैं HS कोड एंटर करूंगा। तो जैसे ही मैं HS कोड मैंने एंटर किया है तो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट कोड की जो है वो फील्ड डिस्प्ले की है और मेरे पास ये दो इसके प्रोडक्ट कोड आ रहे हैं। प्रोडक्ट कोड क्या है कि जो HS कोड्स हैं उनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू प्रोडक्ट कोड्स। तो जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट करेंगे, सिस्टम आपको उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है और डिस्क्रिप्शन आपके पास HS कोड के अगेंस्ट 8 डिजिट के अगेंस्ट आ रही है। आप डिक्लेयर डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे। अच्छा, HS कोड और प्रोडक्ट कोड के कॉम्बिनेशन पे सिस्टम आपको जो है ये बता रहा है कि इस HS कोड की क्लियरेंस के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से रिलीज ऑर्डर रिक्वायर्ड है। बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनमें आपको किसी कस्टम्स के अलावा किसी और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। तो वहाँ पे आप जब HS कोड एंटर करेंगे तो ये प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की फील्ड्स नहीं आएंगी। लेकिन जिन HS कोड्स के अगेंस्ट किसी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस रिक्वायर्ड है, तो जैसे ही आप उसका प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे आपको रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, ये रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स मल्टीपल भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर कि उसमें जो है वो उस कमोडिटी की क्लियरेंस के लिए किस किस डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस रिक्वायर्ड है। ड्यूटी एंड टैक्सेस इंफॉर्मेशन में आप क्वांटिटी एंटर करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर HS कोड के अगेंस्ट सिस्टम ने ऑटो फैच किया हुआ है। आप क्वांटिटी स्टैटिस्टिकल पर्पस एंटर करेंगे, यूनिट वैल्यू एंटर करेंगे, यूनिट वैल्यू एज पर इनवॉइस एंटर करेंगे, आइटम इंपोर्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसका ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी जीडी की ही इंफॉर्मेशन है। सिर्फ जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो प्रोडक्ट कोड आपने सिलेक्ट किया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको सेक्शन नजर आ रहा है एडिशनल, जिसका नाम है OGA's रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर जो आपको डेटा एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ये वो डेटा एलिमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को रिक्वायर्ड हैं फॉर द प्रोसेसिंग एंड इशुएंस ऑफ रिलीज ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे इन्हें पर्पज ऑफ इम्पोर्ट रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे पर्पज ऑफ इम्पोर्ट सेलेक्ट कर लूंगा। साइंटिफिक नेम रिक्वायर्ड है इस कमोडिटी का। जो डेटा एलिमेंट्स ऑप्शनल है उनके टेबल के आगे ऑप्शनल लिखा हुआ है, इनके आगे ऑप्शनल नहीं लिखा हुआ वो मैंडेटरी डेटा एलिमेंट्स हैं। हमारे पास दो डिस्क्लेमर्स हैं। डिस्क्लेमर्स चेक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम ये चेक करता है कि इस डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें सिस्टम जो है वो शो कर रहा है कि डिपार्टमेंट को पहले इंपोर्ट परमिट रिक्वायर्ड है, कमर्शियल इनवॉइस रिक्वायर्ड है, वैलिड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और NOC रिक्वायर्ड है जो कि ऑप्शनल है। तो मैं ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट जो है मैं कमर्शियल इनवॉइस अपलोड कर रहा हूँ। सेकंड जो है मैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ। और थर्ड जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट परमिट जो है वो एसोसिएट करूँगा। अच्छा, इंपोर्ट परमिट जो है, इंपोर्ट परमिट की रिक्वेस्ट सेपरेटली आप करते हैं टू डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, और ये सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करने से पहले का प्रोसेस है। जब अगर किसी कमोडिटी की इंपोर्ट के लिए आपको परमिट रिक्वायर्ड है तो आप उसकी एक सेपरेट रिक्वेस्ट फाइल करते हैं, जिसका ऑप्शन यहाँ हमारे पास डैशबोर्ड पे LPCO के नाम से है, उसके अंदर इंपोर्ट परमिट की रिक्वेस्ट है। वहाँ से आप रिक्वेस्ट फाइल करते हैं डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट अगर अप्रूव कर देता है और उसकी जब आप सिंगल डिक्लेरेशन फाइल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको तमाम अप्रूव जो है वो परमिट्स नज़र आएंगे। अगर अगर आप इसको यहाँ से व्यू करना चाहें तो आप इसको व्यू कर सकते हैं। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम इंपोर्ट परमिट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि इसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इसकी कंसाइनमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कमोडिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है। इंपोर्ट परमिट में जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, और अगर उसके अगेंस्ट कोई कंडीशंस डिफाइंड हैं तो वो नज़र आ जाएंगी। अच्छा, आप इस पे रेलिवेंट इंपोर्ट परमिट पे क्लिक करेंगे तो ये एसोसिएट हो जाएगा। जब आप इंपोर्ट परमिट एसोसिएट कर रहे होते हैं तो सिस्टम में कुछ वैलिडेशंस लगी हुई हैं कि जो आपका बिजनेस नेम है इंपोर्ट परमिट के अंदर वो मैच करना चाहिए। बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, एक्स एक्सपोर्टिंग कंट्री और कमोडिटी का ओरिजिन जो आपने इंपोर्ट परमिट में दिए थे वो, और जो डिक्लेरेशन में आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं वो मैच करनी चाहिए, अदरवाइज सिस्टम आपको जो है वो एरर देगा। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आइटम सेव हो जाएगा। यहाँ पे जब आप कोई आइटम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इसमें आइटम स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन का है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको आइटम स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन का इंटरफेस देगा जो कि आपको प्रोवाइड करनी होती है। आप आइटम स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप आइटम ऐड करना चाहें तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम जो है वो वापस उस आइटम को एडिट मोड में ओपन ओपन कर देगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो कोटा एसोसिएशन का है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम यहाँ से आपसे कोटा टाइप पूछेगा कि आप EDB कोटा लगाना चाह रहे हैं या DTRE फॉर्म एस। ठीक है, आपने जो भी कोटा लगाना है आप वो सिलेक्ट करेंगे, और इस HS कोड के अगेंस्ट सिस्टम में अगर आपके पास कोटा अवेलेबल है तो यहाँ पे आपके पास कोटा का रिकॉर्ड नज़र आ जाएगा। और जिस तरह से मैंने अभी इंपोर्ट परमिट एसोसिएट किया था आप उस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो एसोसिएट हो जाएगा। आप कमोडिटी डिलीट करना चाहें तो आप ये डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके कमोडिटी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन जो है, जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको डॉक्यूमेंट्स के इंटरफेस पे ले आता है। यहाँ पे अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। BL एयरवे बिल, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परफॉर्मा इनवॉइस या अदर्स के अंदर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे
अपलोड कर सकते हैं। सीट पे क्लिक करने के बाद सिस्टम आपको रिव्यू एंड वैलिडेट के इंटरफेस पे ले आता है। यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इन प्रीवियस स्टेप्स, वो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम जो है वो आपके डिक्लेरेशन को वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद आपको सिस्टम जो है वो पेमेंट एडवाइस के इंटरफेस पे ले आएगा। यहाँ पे सिस्टम जो है वो आपको कस्टम्स के ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस दिखा रहा है और साथ में ही डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के रिलीज ऑर्डर की फी दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे ही सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सिंगल डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और सिस्टम आपको हमारे पेमेंट सिस्टम पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको जो है वो PSID दिख रही होगी फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एंड रिलीज ऑर्डर फी। और अगर आप PD अकाउंट से पेमेंट करना चाहें तो आप PD अकाउंट से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो एक डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे आपको आसिम साहब ने स्टार्टिंग में बताया था कि आप डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के रिलीज ऑर्डर की फीस जो है वो कस्टम्स के ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के साथ पे कर सकते हैं अगेंस्ट ए सिंगल PSID। और आप PD अकाउंट से भी ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के रिलीज ऑर्डर की पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पेमेंट का इंटरफेस आ गया है। डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ब्रेकअप आ रहा है कि गुड्स डिक्लेरेशन का आपका अमाउंट इतना है और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के रिलीज ऑर्डर की फीस ये है। अगर आप ADC से ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल से पे करना चाहते हैं तो आप इस PSID अगेंस्ट पे कर सकते हैं। और अगर आप PD अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप PD अकाउंट से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी पेमेंट PD अकाउंट से करना चाह रहा हूँ तो मैं PD अकाउंट सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सिस्टम जो है मुझे मेरा अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। मैं कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो सिस्टम उससे कंफर्म कर रहा है कि आप PD अकाउंट से इसकी पेमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे ही कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो PD अकाउंट से इसकी पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। पेमेंट सक्सेसफुल, PD अकाउंट से जो है मेरी ये पेमेंट हो चुकी है। ये जो मैंने अभी डिक्लेरेशन सबमिट की है ये आ रही मेरे पास, ये मैंने BL यूज़ किया था। इसका सिस्टम ने मुझे सिंगल डिक्लेरेशन नंबर दे दिया है। उस डिक्लेरेशन से मेरे पास एक GD ओरिजिनेट हुई है और एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का रिलीज ऑर्डर इनिशिएट हुआ है। और इसी सिंगल डिक्लेरेशन के अगेंस्ट आप दोनों डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस भी नज़र आ रहा होगा। जब दोनों डॉक्यूमेंट, अच्छा, दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोनों डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रहे होंगे और जब दोनों के अगेंस्ट क्लियरेंस मिल जाएगी तो सिंगल डिक्लेरेशन भी क्लियर हो जाएगी और असाइन फॉर गेट आउट हो जाएगी। अच्छा, इसमें सबमिटेड डिक्लेरेशन में आप ये व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। व्यू के अंदर भी आपने जिस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि कंसाइनमेंट की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कमोडिटी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस तरह से आप सिंगल डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लोन का ऑप्शन है। क्लोन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपसे कंफर्म करता है कि आप इसका जो है वो क्लोन क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप यस करते हैं तो सिस्टम इसका क्लोन क्रिएट कर देता है और सेव्ड ड्राफ्ट के अंदर जो है आपकी एक डिक्लेरेशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का है। जब आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको यहाँ पे गुड्स डिक्लेरेशन का ही प्रिंट यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। LPCO का अगर आपने प्रिंट लेना होता है तो रिलीज ऑर्डर का, जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन आपका रिलीज ऑर्डर अप्रूव कर देगा तो आप उसका प्रिंट भी जनरेट कर सकते हैं LPCO के सेक्शन से। इसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो कैंसिलेशन का है कि अगर आप ये सिंगल डिक्लेरेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिस्टम यहाँ पे आपसे रिमार्क्स पूछेगा और आप इसको जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ये
कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी टू रिस्पेक्टिव ऑफिसर फॉर कैंसिलेशन। अच्छा, इसके अलावा सेव्ड के अंदर जो है आपके पास जितनी भी आपने डिक्लेरेशन ड्राफ्ट प्रिपेयर किए हुए हैं आपको यहाँ सेव्ड में नज़र आ रही होंगी, और आप यहाँ से उनको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अमेंड करके सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था ये हमारे पास डैशबोर्ड पे एलपीसीओ का ऑप्शन है। अब जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। ये आपके पास इंपोर्ट परमिट के रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। हाँ, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको जितने भी आपने इंपोर्ट परमिट रिक्वेस्ट किए हुए हैं सिस्टम आपको वो रिक्वेस्ट दिखा रहा होता है, और न्यू रिक्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट इंपोर्ट परमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो सिंगल डिक्लेरेशन सबमिट की है एलपीसीओ के अंदर, रिलीज ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये रिलीज ऑर्डर की रिक्वेस्ट भी नज़र आ रही है, जिसमें मेरा एसडी का नंबर आ रहा है, उसका स्टेटस आ रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। मेरे पास यहाँ पे फीस का स्टेटस आ रहा है और उससे रिलेटेड जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को रिक्वायर्ड है फॉर प्रोसेसिंग एंड इशुएंस ऑफ रिलीज ऑर्डर, वो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जब मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन जो है वो अपने कॉल क्यूए के सर्विस से दिखा देता हूँ कि किस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप एसोसिएट कर सकते हैं इन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे मैं एक सेव डिक्लेरेशन जो है वो ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कलेक्शन सेलेक्ट किया और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो सिस्टम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कलेक्शन के अगेंस्ट जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बैंक ने भेजे हुए हैं वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। जब मैं अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्यू करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स देख सकता हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही सिस्टम मुझे ये दिखा रहा है कि इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की टोटल वैल्यू कितनी है, उसकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी है और उसकी करेंसी क्या है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मल्टीपल डिक्लेरेशन के अंदर कंज्यूम हो सकते हैं बेस्ड ऑन बैलेंस अवेलेबिलिटी। अब आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिसका भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर लें। जी काइंडली आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हम आपको परमिशन दे देंगे अपने माइक अनम्यूट करने की। अरसलान जावेद साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेलकम सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि मेरी एक सिंपल की कंसाइनमेंट थी और हमारा सीड कमोडिटी है बेसिकली सीड। ठीक है, उसमें हमारा जो एचएस कोड था वो 1005 1000 था और उसमें हमारी नो रेमिटेंस इन्वॉल्व थी बेसिकली। ठीक है। तो जो आपने नो रेमिटेंस इन्वॉल्व वाला जो पार्ट दिखाया है उसमें जब मैंने क्या नाम है नो रेमिटेंस इन्वॉल्व सेलेक्ट किया है तो द पेज वाज स्टिल डिमांडिंग के एफआई अटैच करें आप। जी देखें, नो रेमिटेंस इन्वॉल्व का भी जो आपको बैंक जो है ना वो एफआई इशू करता है, क्योंकि ये स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होना लाजमी है। तो इवन फॉर नो रेमिटेंस इन्वॉल्व बैंक आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करता है और वो आपको डिक्लेरेशन के साथ एसोसिएट करना होता है।
बट मतलब जो एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस इन वीबॉक, मतलब वहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब हम उसको वहाँ पे वैल्यू शो करते थे, अगर वो विद इन $500 है तो मतलब सिस्टम हमसे उसकी डिमांड नहीं करता था, हम वहाँ पे नो रेमिटेंस इन्वॉल्व अच्छा को देखें, सेलेक्ट कर। जो आप मुझे ये बता रहे हैं ना केस, वो जी हमने भी यहाँ पे एम्बेड कर लिया है। वो आप जो कंडीशन बता रहे हैं वो ये है कि अगर आपकी डिक्लेरेशन की वैल्यू $500 से कम है एंड उसका एग्जैक्टली। वेट 100 kg से कम है, तो सिस्टम जी आपसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जी नहीं डिमांड करेगा। अच्छा, ये चीज़ जो है वो हमने इसको अकोमोडेट कर लिया है, और विद इन अ वीक और 2 आपसे जो है ना, उसके लिए फिर आपको नो रेमिटेंस नॉट इन्वॉल्व भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट जो है वो बैंक आईबैन मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट खैर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपको एफआई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें, बल्कि आप सिर्फ अच्छा, आईबैन भी सिलेक्ट कर एप्पल लेंगे तो चल जाएगा। जी, नहीं ज़रूरत होगी उसमें। लेकिन ये कंडीशन ये है कि आपकी डिक्लेरेशन की वैल्यू और वेट विद इन $500 और वेट लेस देन 100 जी kg, जी तो एग्जैक्टली जो है एग्जैक्टली। ये एग्जाम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। जी जी एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक हो तो गया ये सर। सोन अवेलेबल होगा सिस्टम में। जी जी थैंक यू। वेलकम। फजील साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब, फजील बात कर रहा हूँ। कल मेरी आपसे बात भी हुई थी पीएसडब्ल्यू के हवाले से। मैंने 13 तारीख को एक ड्यूटी सबमिट की थी, रतन केन मेरा आइटम है। तो उस वक्त वो आ रहा था ओपन फॉर असेसमेंट। उसके बाद वो जी प्लांट डिपार्टमेंट में चला गया, एग्जामिनेशन हो, मतलब एग्जामिनेशन नहीं हुआ, प्लांट का एग्जामिनेशन हो गया, जो भी था। उसके बाद वो जीडी हमारी अप्रूव हो गई प्लांट डिपार्टमेंट से, मगर ठीक है। स्टिल अभी तक जो है वो ओपन फॉर असेसमेंट में आ रहा है। एमआईएस के पास भी हम गए थे, उन्होंने कहा पीएसडब्ल्यू में आप रिक्वेस्ट डालें। पीएसडब्ल्यू से मेरे पास फोन आया, उनको स्क्रीनशॉट भी दे दिए, सारी चीजें दी हैं। वो कहते हैं जी आप एमआईएस में जाए, वहां से उनसे बोलें कि वीबॉक पे हमें मैसेज करें, हम फिर रिप्लाई करेंगे। सर आज 10 दिन हो गए और मेरा नहीं, कंटेनर अभी तक जो है ना आप स्टिल। आप एक काम करें, आप चैट में जी मुझे ना जी अपना सिंगल डिक्लेरेशन का नंबर बता दें, मैं इसको चेक करवा लूँ। मैं दे देता हूँ आपको, अभी दे। थैंक यू सर, थैंक यू, अभी दे। आप सिंगल डिक्लेरेशन का नंबर और अपना नाम लिख दीजिएगा उसके आगे। 41432 है ना मेरा, ठीक है, मैं दे देता हूँ। थैंक यू। अकबर साहब अपने आप को काइंडली इनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, मेरा नाम अकबर जावेद है। अच्छा सर, हमारी जो कम्युनिटी आती है इंपोर्ट में, वो आती है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसकी पीसीटी है 2710 1951 और 1952। इसमें 2-3 किस्म की कम्युनिटी आती है। इसके लिए अगर इंजन ऑयल आ रहा है तो उस पर एचडीआईबी भी रिक्वायर्ड होता है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इसके साथ इसमें हमारे होल का आइटम आ रही होता है, इसमें वो अदर्स में हम डालते हैं तो कभी कभी कस्टमर उसको अपनी लैब में भी भेज देता है। तो मेरा ये सवाल है कि आया हमारे जो 4-5 आइटम एक ही गुड डिक्लेरेशन में आते हैं, जिसमें एचडीआईबी भी रिक्वायर होती है, कस्टम लैब भी रिक्वायर होती है, तो उसका क्या तरीकेकार होगा? एचडीआईबी वाले तो पोर्ट से आके खुद सैंपल लेके जाते हैं 2-2 3-3, और पीएसक्यूसी वाले भी सैंपल लेते हैं और एचडीआईबी की रिपोर्ट भी मांगते हैं। इसका क्या तरीकेकार है? और कराची जो लैब उसकी टेस्ट करेगा वो किस तरह चेक करेगा? अच्छा देखें, ये पीएसक्यूसी भी हमारे साथ जो है वो लाइव हो गया है, तो उसकी भी जो है वो सिंगल डिक्लेरेशंस फाइल हो रही हैं। तो पीएसक्यूसी की भी जो आपको टीआरसी और जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी सिस्टम के थ्रू ही मिल रहा होगा। और जब आप सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करेंगे तो सिस्टम पीएसक्यूसी से जो है वो आपकी रिक्वेस्ट फॉर रिलीज ऑर्डर इनिशिएट कर देगा। अच्छा, उसके लिए जो आपने लैब्स वाला पार्ट कहा है, तो लैब्स के लिए जो है पीएसक्यूसी को अगर लैब रिक्वायर्ड है तो पीएसक्यूसी जो है वो हमें सिस्टमैटिकली मैसेज करेगा कि हमें जो है इसकी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, हमें सैंपल जो है वो इसके ड्रॉ करने हैं। तो उसकी जो है वो एग्जामिनेशन अरेंज होगी और पीएसक्यूसी उसमें से सैंपल ले लेगा फॉर द लैब्स। ठीक है। इसी तरह अगर कस्टम्स के लिए भी रिक्वायर्ड है और कस्टम्स को एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, तो उसमें से कस्टम भी जो है वो सैंपल्स वगैरह ले लेगा फॉर लैब, और पीएसक्यूसी आपको सिस्टम के अंदर ही क्लियरेंस देगा इसकी। नहीं सर, आप मेरे क्वेश्चन नहीं समझे कि मैं ये कह रहा हूँ इस जो
प्रोडक्ट होता है इसमें SDIP भी अपना सर्टिफिकेट इशू करती है और उस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी SDIB HDIP हेड ऑफ डेवलपमेंट जो होता है HDIP। ठीक है, तो वो अभी आप जैसे वो अभी आप सर्टिफिकेट के उन्हें रिक्वेस्ट कैसे देते हैं? आप उनको मैन्युअली देते हैं, उनका बंदा आता है पोर्ट से एग्जामिनेशन एरिया में कंटेनर ग्राउंड करवाता है, अपने 3 सैंपल लेके आता है, फिर वो आप रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट की कॉपी हम पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल में देते हैं और कुछ वो डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं वो देते हैं और कुछ आपको पता है क्या सिलसिला करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो हमें जो है वो एक रिलीज सर्टिफिकेट देता है, वो हम कस्टम में वो स्कैन कर देते हैं और ये हमारा माल इस तरह रिलीज होता है। इनकी रिक्वेस्ट आपको मैनुअली देनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी PSW के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। अच्छा, SDIP की रिपोर्ट जो है वो करंगी में अदारा है और PSQC गुलिस्तान जोहर के अंदर, तो पोर्ट आपकी केमाड़ी पे है। तो इस ये एक सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारे 2 से 3 दिन ज़ाया हो जाते हैं कि भाई ये सर्टिफिकेट आप SDIP का लेना है और SDIP के सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर वो PSQC वाले सर्टिफिकेट है। एक ही प्रोडक्ट को 2 दिन तक चेक किया जाता है। अच्छा देखें, PSQC के लिए तो आप जो सर्टिफिकेट्स उन्हें रिक्वायर्ड है ना वो सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जी, अगर जी। आप जब उसकी SD फाइल करेंगे तो आप ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, ठीक है सर। PSQCA को अगर कोई ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो कॉल डॉक्यूमेंट्स की फंक्शनैलिटी के थ्रू ये आपसे रिपोर्ट्स कॉल कर लेगा और ये आप सिस्टम से ही अपलोड कर सकते हैं, अच्छा तो सर, आपको आखिरी सवाल ये PSQCA है, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आखिरी सवाल ये है कि ये इनके ऊपर ये बॉन्ड होते हैं कि सर 1 या 2 दिन के अंदर इन्हें सर्टिफिकेट करना है या मर्जी के मालिक है 10-15 दिन रोक सकते हैं अपनी ये GD? देखें, हर डिपार्टमेंट का ना अपना मैंडेट है। अब PSQCA जो लैब्स करवाता है वो कमोडिटी वाइज उनके डेज हैं, कुछ में उनको वीक लगता है, कुछ में 15-15 दिन लगते हैं, ठीक है सर। तो वो उसके लिए जो है ना वो डिपार्टमेंट के अपने रूल्स हैं, ठीक है सर। तो अच्छा वो सर, ये एज मुझे पर देयर बताइए, रूल्स काम करते हैं। अब जो हमने GD नई डॉक्यूमेंट फाइल करना है वो डिक्लेरेशन में करना है या उसमें ये इसमें जो आपने सिंगल डिक्लेरेशन में, सिंगल डिक्लेरेशन में। कब शुरू हो रहा है सर? ये ऑलरेडी लाइव है। ऑलरेडी लाइव है तो अब हमने तो वीबॉक में भी कुछ हमने डाले हुए डॉक्यूमेंट, तो वो उसमें मसला तो नहीं होगा वो सर? नहीं, कोई मसला नहीं होगा, जो आप पहले डॉक्यूमेंट्स डाल चुके हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हम ग्रेजुअली जो है वो वीबॉक में PCTs जो हैं वो डिसेबल कर रहे हैं फॉर फाइलिंग ऑफ होम कंजम्पशन JD। ठीक है सर, तो हमें कैसे ठीक पता है, चलेगा कि ये PCT वो होगी, अनअवेलेबल होगी? अब वो जब आप GD फाइल कर रहे होंगे ना वीबॉक में, तो ठीक है आप सर। जैसे ही वो PCT इंटर करेंगे तो आपको जो है ना एक एरर मैसेज आ जाएगा कि जी आपको इसकी सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करनी है। सर लेकिन मेरी तो प्रोडक्ट में 20 अनवाइस में 20 आइटम होते हैं, क्योंकि ऐसा होगा कुछ PCT सिंगल में जा रही है, कुछ PSW में जा रही है, तो मैं कैसे वेरीफाई? नहीं 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 नहीं, देखें, जो आप सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करते हैं ना, तो जी जी। उसके अंदर आप जो वो PCTs जिनमें किसी भी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं रिक्वायर्ड, तो वो ठीक भी है सर। आप उनको सिंगल डिक्लेरेशन में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक ठीक है है, सर। उस वो उनकी इंफॉर्मेशन हम GD की फॉर्म में कस्टम से शेयर कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ईमेल एड्रेस, सिर्फ आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, वो चैट में शेयर करते हैं। अकबर साहब, स्पेसिफिकली आपके लिए PSQC की हमने एक ट्रेनिंग सेशन अलग हमने ऑर्गेनाइज की हुई है कल, उसका मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस वहां पे भी कर सकते हैं। अब्दुल मतीन साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाईजान, मैंने सिंगल डिक्लेरेशन में एक GD इंपोर्ट की फाइल की थी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब तक इसमें FI अटैच ना हो तो वो फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करने देता। तो जी, वीबॉक में तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि आपके पास अगर FI नहीं है तो आप अपनी GD को सेव कर सकते हैं और सबमिट उसको तब करेंगे जब आपके पास FI आ जाएगा। तो
हम एक बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो एसोसिएशन है ना उसको लास्ट में ले जाएंगे। तो आप ये है कि कमोडिटीज और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले कमोडिटीज पहले ऐड कर सकेंगे और डॉक्यूमेंट्स भी जी। अपलोड कर सकेंगे, अच्छा, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब आपके पास आ जाए तो आप एसोसिएट कर दिएगा। इसमें एक चीज और ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल, मतलब जैसे अब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल वगैरह के, एक तो जीडी के साथ लगने हैं, दूसरा प्लांट प्रोटेक्शन को चाहिए। जी, तो ये हमें दो दो दफा क्यों अपलोड करने पड़ते हैं? सिस्टम खुद से क्यों नहीं वहां से ले लेता कि इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल हम वहां से ले ले? हम बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं। आपको इन फ्यूचर ये मल्टीपल टाइम्स अपलोड नहीं और करने पड़ेंगे। तीसरी चीज है कि जो डेट का फॉर्मेट है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगर आप टाइप करेंगे ना अपने जी कीबोर्ड, तो वो जी। उसको आगे कंटिन्यू नहीं करता है। जैसे डेट टाइप किया, डेट टाइप करके फिर उसको आप कर्सर को आपने मैनुअली आगे लेके जाना है मंथ पे, फिर आगे ईयर पे। मैं इसको चेक करवा लेता हूँ डेट के फॉर्मेट। हाँ हाँ, ये काफी सारे इनको मेरे ख्याल में रिटर्न में भी हम लोगों ने ये दिए हैं, और भी काफी सारी इसमें थे। तो ये आज ट्रेनिंग सेशन था, तो मैं तो बस बाई चांस बैठा था, तो मैंने कहा ये मैं आपको थोड़ा रेज कर दूं पॉइंट्स। मैं चेक करवा लेता हूँ डेट फॉर्मेट की इशू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी भाईजान। ओ, सर बुला दें। ये भाईजान के जी ख्वाजा साहब, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन कर लें। कोई भी डिस्प्यूट तैयार भाई खत्म करने का जी ख्वाजा साहब। आहद हबीब साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन कर लें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे एक कुछ सवालात हैं। मुझे तो ये जी चीज़ पता करनी थी कि ये जो एसडी में हम जब फाइल कर रहे हैं और फिर इन द एंड वो हमसे वो पेमेंट मांगता है कि जी कोई सी भी अगर एजेंसी है उसकी पेमेंट कर दें, सपोज जी फाइटो की कर दें या क्वारंटीन या पीएसक्यूसी करें, वो जी पेमेंट पीएसआईडी तो जनरेट होती है, लेकिन जिस तरह वीबॉक के अंदर हम हमारी जो भी पेमेंट्स होती थी तो कस्टम का प्रॉपर जो पेमेंट रिसिप्ट होता था वो जी। मिलता था हमें, वो प्रिंट आउट आता था, लेकिन इस सूरत में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आप सीपीआर की बात कर रहे हैं? जी वो जो एक्साइज का चालान और जिस तरह ड्यूटी का चालान हमें मिलता था प्रिंट आउट जी 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 रसीदें, तो इसी जी। तरह इसके अंदर हमें ऐसी कोई नहीं मिल रही कोई रसीद। ठीक है, वैसे आप वो गुड्स डिक्लेरेशन के अगेंस्ट हमारे पास यहीं पे डैशबोर्ड पे पेमेंट मैनेजमेंट का ऑप्शन है, उसके हम्म। अंदर आप वहीं से जनरेट कर सकते हैं और उसके अंदर ये पेमेंट्स भी रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन हम इसको ये है कि इसको देख लेते हैं हम। ये पीएसआईडी वाली जो पेमेंट है ना सर, जी वो जी जी, वाली मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। सही है, मैं इसको चेक करवा लूं। अच्छा, दूसरे मुझे ये पता करना था कि ये जब हम एसडी फाइल करते हैं तो जी एसडी का अपना भी एक पेमेंट है शायद 500 या 1000 रुपए की, जी और साथ में वो वीबॉक का टोकन भी यूटिलाइज करता है, तो क्या जी, दोनों ऐसे ही है। यूटिलाइज होंगे या जी सिर्फ एक ही दोनों ही होना होंगे, चाहिए? नहीं दोनों ही होंगे। अच्छा, तो ये एसडी के जो टोकन्स हैं, जिस तरह वीबॉक के अंदर हम प्रीपेड कर लेते हैं, पहले से टोकन्स अपने पास लेके रख लेते हैं, तो एसडी में जी, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है? हमारे पास तो जो है वो वाइस वर्सा रिक्वेस्ट है कि आप वीबॉक के टोकन को भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही चार्ज करें, टोकन खत्म करें। वो तो खैर ऑप्शन दिया जा सकता है, जिसको प्रीपेड अपने पास रखना है वो प्रीपेड रख ले। जी, लेकिन इसमें नहीं, हमारा अभी टोकन वाला कोई सिस्टम नहीं है। हम जो है वो इसको पेमेंट का पार्ट ही रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। हाँ, ये खैर एक पॉसिबिलिटी ऑप्शन पे सोचा ज़रूर जा सकता है कि दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं कि अगर कोई पहले से प्रीपेड जो है टोकन्स लेके रखना चाहे तो वो रख ले। और या पीडी का ऑप्शन दे देंगे जी, पीडी से पीडी तो पेमेंट है, कर दो। नहीं पीडी से आप कह रहे हैं कि जस्ट पीडी से तो आप कर सकते हैं ना? नहीं सर, वो आखिर में सिर्फ पीएसआईडी ही जनरेट करके देता है, पीडी से नहीं नहीं नहीं, करता वो। मैंने अगर आप अभी सेशन में थे, मैंने पीडी से पेमेंट की है अभी। अच्छा, मैंने एक्सपोर्ट्स की ट्राई की थी तो एक्सपोर्ट्स में तो नहीं कर रहा था वो। नहीं, एक्सपोर्ट में नहीं है, इंपोर्ट में है। एक्सपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी जो है वो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ जो है वो आप पीडी से पेमेंट कर सकेंगे एक्सपोर्ट्स की भी। ठीक है। अच्छा, दूसरे एक्सपोर्ट्स के अंदर
लास्ट में जब अगर किसी के अंदर कोई हमें ये फाइटो वगैरह रिक्वायर्ड ना हो, तो वो जीडी हमारी जब कंप्लीट हो जाती है तो वो लोडिंग अलाउड के बजाय चला जाता है आरओ होल्ड, आगे डैश पीएसडब्ल्यू पे आ जाता है और वो जी उसके ऊपर काफी देर तक रुक जाता है। तो वो हमें फिर फोन करना पड़ता है पीएसडब्ल्यू में, वो फिर एसडी नंबर लेके चेक करते हैं और फिर बाद में उसको फिर हटाते हैं। तो वो नहीं, काफी वो कभी कोई इशू आया होगा, लेकिन वो एक स्टेटस ये है कि जब आपकी जीडी क्लियर हो जाती है तो पीएसडब्ल्यू जो है वो क्लियरेंस मैसेज भेजता है टू वीबॉक, और उसके बाद जो है वो उसको अलाउ लोड करते हैं। ठीक है, टर्मिनल को अलाउ लोडिंग का मैसेज भेजते हैं। तो कभी कोई इशू आ गया होगा जिसके अंदर जो है वो या तो हमारे पास से उन तक मैसेज पहुंचा नहीं होगा, या जो है वो मैसेज जो है वो मैसेज गया नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन जो बाकी केसेस हैं उनमें ये सही चल रहा है। कभी कोई स्पेसिफिक इशू आ गया होगा? अच्छा। एंड लास्टली एक ये था कि जिस तरह वीबॉक के अंदर हम जिन लोगों के पास वीबॉक रजिस्ट्रेशन या एनटीएन नहीं होता है, कोरियर की जीडी होती है या कस्टम उसका डीआर काट देता है, तो हम पहले तो वो ऑप्शन होता था वीबॉक के अंदर कि हम विदाउट एनटीएन जीडी फाइल करने की रिक्वेस्ट होती थी, वो डीसी से जी अलाउ लेके फिर जीडी फाइल करते थे। तो अब जी, इस एसडी के केस में कैसे करेंगे? नहीं वो आप आज भी कर सकते हैं, वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर किसी डिपार्टमेंट से जो है वो कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो वो फिर आपको मैनुअली लेना पड़ेगा। और उसमें जीडी फाइल करेंगे, एसडी फाइल करेंगे? उसमें आप जीडी फाइल करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Realme 5i के नाम से जो पार्टिसिपेंट है वो अपना माइक अनम्यूट कर लें काइंडली। Realme 5i के नेम से जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं वो अपना क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दो तीन ऑप्शंस हैं जो मुझे आपको जो ना वो रेज करने। एक तो ये है कि जी एडिशनल ड्यूटी जो है ना वो पेमेंट नहीं हो रही है पीएसडब्ल्यू की जीडी की पीडी अकाउंट से। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, मुनीर 2 मिनट के लिए आओ, जो जो मसले हैं ना आ जाओ, 2 मिनट बात करेंगे पीएसडब्ल्यू में। एक तो एडिशनल ड्यूटी का इशू है सर। एडिशनल पेमेंट आप कह रहे हैं पीडी से नहीं हो रही? हाँ, वो हमें मजबूरन पीएसआईडी पार्टी को क्रिएट करके देनी पड़ रही है। इसके बाद जो है ना वो वहाँ पे फिर उसको बैंक से या एप्लीकेशन से पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि मैं इसको क्लाइंट चेक है उसने करवा 20 लेता हूँ, लाख का। मैं इसको चेक जी करवा लेता हूँ। वैसे ऑप्शन जी अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी, जब आपकी कोई जी। एडिशनल पेमेंट क्रिएट होती है तो उसकी ठीक है। आपकी उसकी जो आपको पीएसआईडी मिलती है, तो उसी, अगर आप यूपीएस के ऑप्शन में जाते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसमें सिर्फ फर्स्ट ड्यूटी होती है, सेकंड ड्यूटी नहीं होती, यानी कि नहीं नहीं, एडिशनल एडिशनल पेमेंट भी होती है उसके अंदर। एडिशनल पेमेंट होती है। मुनीर जी 1 मिनट के बिल्कुल होती है। लिए खोलो तो, क्या टिकाटा की आईडी खोलो तो। सर मेरे पास एक एडिशनल असाइन टू कैशियर पे रखी हुई है, उसको चेक कर लेना। आप मुझे उसका या तो एसडी नंबर वगैरह शेयर कर दें। ऑप्शन में क्या था, ड्यूटी है ना जो आधे घंटे में मसला नहीं, जल्दी आप देखो। डैशबोर्ड पे यूपीएस का ऑप्शन होगा, उस हाँ हाँ, ऑप्शन पे क्लिक करके वहां जाके अपना जीडी नंबर लिख सर्च करें, वहां पे रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। वही वही देख रहा हूँ सर, वही देख रहा हूँ। 1 सेकंड दे दे सिर्फ। जी वो मैसेज दिया तो उससे तो बोला पहले निकल गया। तुम्हारा इनोड मैं यहाँ सर ये यूपीएस का ऑप्शन पेमेंट एडवाइस सर, यहाँ पे कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा हमारे पास। आप एजेंट की आईडी का बोल रहे होंगे, लेकिन पेमेंट जो रखी हुई ना वो नहीं क्लाइंट नहीं, की ट्रेडर एजेंट दोनों में आ रहा होता है। ये देखें, ये मैंने ओपन किया हुआ, सही है। ये फर्स्ट जब ड्यूटी आपके पास, नहीं नहीं सर, ये एडिशनल पेमेंट है, एडिशनल पेमेंट है। और आपको जैसे फर्स्ट ड्यूटी आती है, इसी तरह एडिशनल पेमेंट भी आप जब बिल जनरेट होता है। मैं एक सेकंड इसका ये एसडी नंबर कॉपी कर लूँ।
यूपीएस के अंदर पेमेंट एडवाइस के अंदर आपके जितने भी बिल्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। और आपका जो बिल जनरेट होता है, अच्छा सर, एक मिनट में जैसे बीएल ये नंबर। बिल है, जैसे ये बिल है, आप उसके ऊपर एक्शंस के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये बिल नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आपके पास राइट साइड पे ऑप्शन है पीडी अकाउंट का। जब आप पीडी अकाउंट के ऊपर करेंगे और कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पीडी अकाउंट से कर सकते हैं पेमेंट, अगर आपके पास बैलेंस अवेलेबल है तो। नहीं सर, यहाँ पे ऑप्शन, आप एक काम करें ना, सिर्फ बैक जाएंगे दोबारा। जी, यूपीएस पे आ गया हूँ। यूपीएस में, हम भी यूपीएस में आ गए, पेमेंट एडवाइस पे आ गए। लेकिन ये सर आपने एजेंट की आईडी ओपन की हुई है। नहीं, मैंने तो ट्रेडर से लॉग इन हूँ। ट्रेडर से लॉगिन है आप? आप ट्रेडर से हो या एजेंट से हो ना, हम सही है। ट्रेडर से हैं। आप ट्रेडर से है ना, तो यहाँ नजर आएगी। यहाँ नहीं हो रही सर, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, नो रिकॉर्ड अवेलेबल। आप मुझे वो भेज दें अपना सिंगल डिक्लेरेशन का नंबर, मैं चेक करवा लेता हूँ। जी सर, मैं आपको इसी पे ही टाइप करके दे देता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि सर जीडी जो है ना वो तकरीबन फंस भी रही है बहुत ज्यादा, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जैसे होल्ड हो जाती है जीडी, तो प्लांट प्रोटेक्शन जब फीड हो जाता है उसमें आरओ रिलीज ऑर्डर वो अपलोड हो जाता है, इसके बाद जीडी अप्रेजर के पास नहीं जा रही है, वो सिस्टम में कहीं फंस जाती है। वो इशू फिक्स हो चुका है, नहीं होगा ये। वो नहीं होगा तो उसका क्या करेंगे? वो डीसीएमएस के पास भी जा रहे हैं, बड़ी नजर आ रही परेशानी। होगी, नहीं नजर अब देखें, असेसमेंट ऑफिसर को नजर आएगी। अब ये इशू नहीं आएगा, ये एक इशू था, ये फिक्स हो चुका है। अभी हो गया, हो गया, जी। चलिए ठीक है सर, ये तो हो गया है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये था कि जो इम्पोर्टर नेम है आईजीएम मैनिफेस्ट, जी वो जब नहीं होता इम्पोर्टर है। नेम वो हम ऐड कर देंगे, हम हाँ काम वो कर रहे ऐड हैं उस कर पे, दें। उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन ये था सर, ये जो मार्क्स एंड नंबर्स हैं, मार्क्स एंड जी नंबर्स तो शिपिंग लाइन ऐड करती है मैनिफेस्ट जी करने के टाइम पे, आप जी। वही मार्क्स एंड नंबर्स अगर जीडी के ऊपर आ जाएं तो ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा सर। कहाँ आ जाए? जीडी पे, यानी कि जब जीडी हम फाइनल प्रिंट करते हैं ना रिलीज होने के बाद, जी। तो वहां पे मार्क्स एंड नंबर्स का जो है ना वो डिटेल आनी चाहिए कि भाई शिपिंग लाइन मार्क्स एंड नंबर्स ये डाल रही है, क्योंकि मार्क्स एंड नंबर सिर्फ एलसीएल कार्गो में आता है, एफसीएल में नहीं आता है। आप जीडी प्रिंट के अंदर चेंज करने की बात कर रहे हैं? क्या मतलब, ठीक यानी है, कि चलें। मतलब आप जीडी प्रिंट पे बात कर रहे हैं ना, कि आपके पास जीडी किसी एक प्रिंट पे, इसमें आ ये रहे हैं। मेरी सजेशन है सर, ये मेरी सजेशन है कि आप इसको फॉलो अप लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। चले, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स नहीं आते ना डॉक्यूमेंट सर देखें, जब हम जीडी क्रिएट कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे जी। डॉक्यूमेंट अपलोड तो हो जाते हैं, लेकिन उसको व्यू करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे हम जीडी सबमिट करने से पहले डॉक्यूमेंट व्यू कर सकें कि यार हम इसको देखें कि क्या हमने अपलोड किया हुआ है। तो जब जो आपने अटैच किए हुए होते हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं नहीं नहीं करके? नहीं, जीडी नहीं में कर व्यू सकते? नहीं कर सकते। देखें, एक ही नाम की दो फाइलें मेरे पास, सपोज डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, सही मुझे है, डॉक्यूमेंट 1 अपलोड करना है, मैंने गलती से डॉक्यूमेंट 2 कर दिया है, ठीक है ना, सही और है। मैंने जीडी सबमिट कर दी, प्रोसेस चली गई, कस्टम वाले ने रोक ली कि भाई आपके तो नहीं, डॉक्यूमेंट गलत अटैच किए हुए हैं। आप सबमिट करने के बाद कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें, नहीं सही नहीं, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। नहीं, हम सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हैं ना, जैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमने क्या वो अटैच किया था। वो आपके पास जो आपकी सबमिटेड डिक्लेरेशन है उसके अंदर व्यू में आपके पास अवेलेबल है ना? बिल्कुल वो है, मैं उस चीज का मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ वो चीज है, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, तो उसमें एक आई टाइप का ऑप्शन बना होता है कि व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू का, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक वो व्यू का ऑप्शन आना चाहिए कि हमने क्या अपलोड किया इसके अंदर, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट अर्जेंट बेसिस के ऊपर पीएसआईडी रिक्वायर्ड करता है कि अब मुझे जल्दी दे दो, अब उसमें कोई है। डॉक्यूमेंट अगर गलत अटैच हो जाता है तो वो फिर आगे जाके कस्टम वाले ब्लैकमेलिंग करते हैं हमारे साथ। तो चले, हमारे मैं पास इसको चेक करूँ। कि हम उस टाइम पे व्यू कर सके कि यार हमने क्या अटैच किया है। ठीक है। ठीक है ना, ये मेरी ठीक। सजेशन है, एक एडिशनल पीडी अकाउंट की सजेशन है, मार्क्स एंड नंबर्स दें, और इम्पोर्टर नेम आना चाहिए मैनिफेस्ट गेट आईजीएम इन्फो जब हम करें तो उस टाइम पे हमारे पास इम्पोर्टर नेम आना चाहिए। जी। ठीक है। और ये मैं ठीक है, आपको थैंक जीडी यू। नंबर शेयर कर रहा हूँ जिससे एडिशनल का जो मसला आ रहा है ना वो मैं आपको सही, बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। एजाज साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें।
जी सरफराज हमजा साहब, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, नो डाउट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट थी, मेरी टीम चूँकि अवेलेबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए ताकि मैं अपनी टीम को भी सारा ये दिखा सकूँ, कोई प्रॉब्लम है तो वो उनको भी फ़ायदा हो सके। और दूसरी ये बात ये है कि सरफराज साहब, अगर आपका मोबाइल नंबर मिल जाए, कभी कोई इश्यू आए तो फिर मेरी टीम आपसे राब्ता कर सके। इज़ इट पॉसिबल? सर आप कोई भी इशू आता है तो आप सपोर्ट पे ईमेल कर सकते हैं। नहीं, सपोर्ट पे करना, आप जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, मेरा ख्याल है ये तुम्हारे लिए शॉर्टकट होगा, आपको क्लिक किया उसी के वक्त आपको कॉल का क्लियर हो सकता है। और आपको कॉल तभी की जाएगी जब कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, रूटीन में आपको कॉल नहीं आएगी। हो सकता है कॉल कभी कभारी करनी पड़ी है। ठीक है, चलो मैं आपने ईमेल शेयर की है अपनी? मैंने ईमेल भी शेयर कर दिया, मैंने बस ठीक कमेंट्स है, में ठीक है, ये भी लिख दिया कि मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल पे भी ठीक दे है, सकते हैं। मैं ठीक है, ठीक फॉर्मर वाइस चेयरमैन हूँ एपीसीसीआई का। ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। दूसरा बताता चलूँ कि मुझे ये गाइड करें कि ये जो सिंगल डिक्लेरेशन है, जी, पहले डिक्लेरेशन, अब सिंगल डिक्लेरेशन, तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि ग्रेजुअली ये सारा ही सिंगल डिक्लेरेशन में चला जाए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि एट द एंड गुड्स डिक्लेरेशन खत्म हो जाएगी, सारा ही सिंगल डिक्लेरेशन में चला जाएगा? जी ऐसा ही है। असल में गुड्स डिक्लेरेशन खत्म नहीं हो रही, गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो सिंगल डिक्लेरेशन का पार्ट बन रही है। तो एट द एंड सिर्फ सिंगल डिक्लेरेशन में ही जी फाइल जी करने जी पड़ेंगे सारे जी के जी 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 100%? जी बिल्कुल ऐसा ही है ये कब तक सारा रोल आउट हो जाएगा? सर। हम ग्रेजुअली कर रहे हैं, अभी हमने एक्सपोर्ट के कोई लिए जो है कोई वो एक्सपोर्ट कोई कमर्शियल, टाइम प्लान है कि कब तक ये कोई टाइम मिला होगा आपको? मैं अभी नहीं कंफर्म कर सकता आपको कोई इस तरह की। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान सिंगल विंडो जितना भी रोल ओवर होना है, वो टोटल कोई का टाइम फ्रेम है? वो हमारा जो है ना ओजीए वाइज था कि हमने वो हमारा फेजेस में है। जैसे हमने जून 2022 में 4 डिपार्टमेंट्स करने थे, डीपीपी, एक्यूडी, एफएससी, आरडीपी, एसक्यूसीए, वो हमने कर लिए हैं। और फिर हमारा जो है वो नेक्स्ट फेज नेक्स्ट ईयर जून तक का है, जिसमें हम 8 से 10 डिपार्टमेंट मजीद जो है वो लाइव कर रहे हैं। तो इस तरह हम जो है वो फेजेस में जो है वो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं इन पीएसडब्ल्यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं वंस थैंक यू। अगेन कंग्रेचुलेट करता हूँ आपको, आपकी पूरी टीम को। ये आपका बड़ा ही सक्सेसफुल सेशन रहा आज का, बहुत अच्छा, थैंक मुझे यू, रियली आई लव इट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच जाज साहब। आपको जो इस ट्रेनिंग सेशन की रिकॉर्डिंग है वो वाया ईमेल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको रिसीव हो जाएगा, उसका लिंक आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आमिर फारूक साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें काइंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए फाइटोसैनिटरी जो है ये अब पीएसडब्ल्यू के थ्रू हम ऑनलाइन अभी अप्लाई कर सकते हैं? ये जब आप सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करते हैं ना, तो उसी से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है, अलग से रिक्वेस्ट नहीं है। जब आप सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, उसी से फाइटो की रिक्वेस्ट जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है। अच्छा अच्छा, जिस तरह से ये रिलीज ऑर्डर की है, ये जिस तरह हम पहले कर बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सही सही। सिमिलर प्रोसेस है दोनों का, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारी कंपनी है, मैंने समझ लें कि पीएसडब्ल्यू जो ये सॉरी ये सिंगल मेंबर कंपनी है, तो इसका जो अकाउंट है वो कंपनी का अकाउंट, ठीक है? तो ठीक है, कंपनी का जो अकाउंट होता है वो पेमेंट होती है थ्रू चेक। तो वो पेमेंट जो है ऑनलाइन नहीं मतलब करने देते पे कंपनी को, क्योंकि अगर प्रोप्राइटर है तब तो आप ऑनलाइन पेमेंट आपकी जो है बैंक कहता है कि ठीक है आप कर सकते ठीक हैं। है, ठीक है। तो अब जबकि ये पीएसआईडी जब ये जनरेट होगा तो इसको किस तरह से पेमेंट की जाएगी ऑनलाइन? आप ओटीसी पे चेक दे सकते हैं, आप बैंक के काउंटर पे ना चेक दे जी जी। सकते हैं, वो उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। अच्छा, तो बात तो फिर वही जा पड़ी कि आप फिजिकल जाके उधर विजिट करते हैं। तो देखें मैंने अब उनसे ये जी देखें, हमारी तरफ से तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। हमारी तरफ से तो हमने आपको एसआईडी दे दी है कि आप इसकी अपनी मोबाइल बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग से, इंटरनेट पोर्टल से पेमेंट कर सकते हैं, और आप पीडी अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी कंपनी की या किसी और डिपार्टमेंट की वजह से आप उसकी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, तो उसमें
उसका फिर जो अल्टरनेट है वो यही है कि फिर आपको बैंक पे जाके जो है वो ओटीसी के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब उन्हें चेक देना पड़ेगा और बैंक जो है वो फिर पीएसआईडी के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा होगा। सही। मतलब चलिए। पीएसडब्ल्यू की तरफ से इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हमने तो आपको फैसिलिटेट किया हुआ है। जी बिल्कुल, मैंने भी यही उनसे कहा था बैंक वालों से, मैंने कहा एक तरफ से वो सहूलत दे रहे हैं, स्टेट बैंक वाले कह रहे हैं जी ऑनलाइन करें, पेमेंट ऑनलाइन करें, तो ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन पहले सहूलत मिलेगी तो ऑनलाइन ऑप्शन ही आएगा, वरना जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो तो आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर है, और अगर आप कंपनी अकाउंट पे जाते हैं तो वो तो आपको ऑनलाइन पेमेंट देने ही नहीं देते। तो मैंने कहा या तो पीएसआईडी से जो आप पेमेंट जनरेट कर रहे हैं तो आप या तो पर्सनल आईडी यूज करें, तो फिर एफबीआर आपको पकड़ेगा कि भी आपने ये पेमेंट दी है तो ये कहाँ से आपने पेमेंट जनरेट की है, और उसका फिर अलग से आपको हिसाब देना पड़ता है, तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है इसको लेकर। जी तो कुछ है थोड़ा बहरहाल ठीक। थैंक यू सो मच आमिर साहब। अरसलान जावेद साहब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। एक मैंने कल टिकट नंबर जनरेट करवाया रिगार्डिंग फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग डिलीवरी ऑफ एसडी। अच्छा, सिंगल डिक्लेरेशन की डिलीवरी के वक्त जो टर्मिनल वारफेज है वो मेरा इंक्रीज हो गया, जो कि मैं मतलब प्रीवियसली जैसे वीबॉक्स से डिलीवरी हम लेते थे, और टर्मिनल उस पे ये कह रहा है कि भाई हमें जो है वो आपकी तरफ मतलब सिस्टम की तरफ से एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, जबकि जो मेरा क्लाइंट है वो ग्रीन चैनल है, और हमने जब यहाँ से एसडी फाइल की थी तो हमारे पास आरओ एंड एनओसी होल्ड इंपोर्ट और पीएसडब्ल्यू आ गया, और जो डीपीपी ने ग्राउंडिंग की रिक्वेस्ट इधर डीपीपी ने दी होगी या फिर पीएसडब्ल्यू की तरफ से गई होगी, लेकिन उन्होंने टर्मिनल ने उसको एग्जामिनेशन केटर करते हुए उसको अरेंज किया, उसकी सील कट हुई और वो कंटेनर अरेंज हो गया। उसके ऊपर हमें वारफेज तकरीबन 25,000 एक्सेस वारफेज बेयर करना पड़ा है पार्टी को, जिसके अगेंस्ट में मैंने पीएसडब्ल्यू पर टिकट जनरेट कराया हुआ है, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपकी टीम से। अच्छा, मैंने आपकी ये जो कंप्लेन है ना ये मेरे पास आई थी सुबह। देखें, ये जो आपकी एग्जामिनेशन है ना ये डीपीपी ने अरेंज करवाई थी, ठीक है, और ये डीपीपी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी एग्जामिनेशन अरेंज कराई जाए, तो हमने टर्मिनल को मैसेज भेजा था कि जी इसकी एग्जामिनेशन अरेंज कर दें क्योंकि डीपीपी ने रिक्वेस्ट की है। सर डीपीपी तो सैम्पलिंग करता है बेसिकली, और सैम्पलिंग के जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो टर्मिनल किसी और मद में लेता था, मतलब उसमें ये स्कैनिंग इन्वॉल्व नहीं होती थी जो स्कैनिंग अच्छा, उसमें एग्जामिनेशन। नहीं, उसमें जो सिर्फ एक एडिशनल है ना, मैंने आपकी वो रिसीट भी देखी थी, उसमें सिर्फ आपको जो एक एडिशनल चार्ज है वो पेमेंट का है, और स्कैनिंग चार्ज भी है सर। स्कैनिंग नहीं विदाउट स्कैनिंग नहीं है, एग्जामिनेशन स्कैनिंग उसकी रिक्वायर्ड नहीं होता। स्कैनिंग नहीं हुई सर, उस पे जो आपका हेड है ना उस पे लिखा हुआ है स्कैनिंग एंड एग्जामिनेशन। स्कैनिंग एंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है जी, स्कैनिंग एंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, वो जो आपने भेजी हुई है वहां ना पे उसकी सर स्लिप। कंटेनर ग्राउंडिंग लिखा आना चाहिए था, जैसे हमारे पास प्रीवियस वारफेज है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो वारफेज और अभी का वारफेज कंपेयर करके उसी टिकट नंबर के अगेंस्ट में मेल कर देता हूँ, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा रेट। आप वो बिल्कुल कर दें, आप वो बिल्कुल कर दें, और उसके बाद हमने इवन टर्मिनल से भी कंफर्म की थी ये चीज़ ना, ठीक है, तो टर्मिनल ने हमें यही बताया था कि जो एग्जामिनेशन क्रिएट होती है ओजीए के इंस्पेक्शन के लिए हो या कस्टम्स करवाए, सिर्फ कस्टम्स में एडिशनल ये होता है कि वहाँ पे कस्टम्स की रिक्वायरमेंट है कि कस्टम्स वेट करवाता है, और जो ओजीए है जैसे डीपीपी है, क्यूडी है, इनको वेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो बिल्कुल वेट जो है वो एक्स्ट्रा है। उसके लिए हम काम ये कर रहे हैं कि अगर कोई ओजी आपकी एग्जामिनेशन कॉल करती है तो उसमें हम टर्मिनल को स्पेसिफिकली बताएंगे कि जी आपने इसकी वेमेंट नहीं करवानी, ठीक है, इसका वेट नहीं करवाना, तो वो जो आपको वेट के चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो नहीं ऐड होंगे इन फ्यूचर, ठीक है, सर लेकिन इसको जो टाइमलाइन एग्जामिनेशन के चार्जेस हैं वो आपको बिल्कुल ऐड होंगे, और वो टर्मिनल एग्जामिनेशन का चार्ज करता है वो आपको ऐड होंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसका मतलब बेहतरीन हल ये हो सकता है कि आप डीपीपी से जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है वो एग्जामिनेशन की ना हो, वो पीपीआरओ सैम्पलिंग जो पहले एज पर
मतलब वो फॉलो हो रहा था, अगर वो पीपीआरओ सैम्पलिंग की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी तो उसमें मतलब नहीं, जो हम चार्जेस वही है वो चेंज भी कर उस रहे हैं। चीज मैंने मैंने होगी। अभी आपको जो बताया हम वही कर रहे हैं। जी ठीक है, आप जी सिर्फ एक काम ये कर दें, जो आपने कंप्लेन की हुई है एक, आप जी उस पे जी अपनी पुरानी भी जो आपकी स्लिप है ना वो भी शेयर कर दें। तो मैं अगर एग्जैक्टली उसमें वो बात चूंकि पूछ चूंकि आज जो हमने टर्मिनल से बात की है उसमें टर्मिनल ने हमें ये कहा है कि अगर एग्जामिनेशन अरेंज होती है आइदर फ्रॉम कस्टम्स और सम ओजीए, तो जी एग्जामिनेशन के चार्जेस सेम रहते हैं। ठीक है, पेमेंट ओके जो है वो ओके एक एडिशनल है। ये हमने सुबह ओके टर्मिनल से बात की है। ठीक ओके है, लेकिन आप ठीक फिर भी मुझे जो है वो शेयर कर दें, हम उनसे दोबारा टेकअप कर लेंगे कि भाई ये इसमें भी अरे एग्जामिनेशन हुई, उसकी इंस्पेक्शन हुई थी और इसके जी चार्जेस कम थे, फिर हम टर्मिनल से कंफर्म कर लेंगे उसको। ठीक हो गया सर। एक दूसरा भी मेरा मतलब इशू था सेम एसडी के हवाले से, उसमें ये था कि डीपीपी एंड एफएससी दो ओजीएस इन्वॉल्व थे, दोनों ने कंप्यूटराइज्ड आरओज इशू किए मुझे जो कि पीएसडब्ल्यू में अटैच हो गए। At the ठीक है। time of taking delivery, there were some list provided by PICT terminal. उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व थे जिसमें मेरे जो प्रोडक्ट के ऊपर रिक्वायरमेंट थी वो हेल्थ सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था। मुझे लाइकवाइज वो एज पर प्रीवियस प्रोसीजर्स वहाँ टर्मिनल को सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़े। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जिसमें दोनों आरओज वैलिड फाइटोसैनिटरी इंपोर्ट परमिट इन्वॉल्व था, तो उन्होंने मुझे बोला ये आपका जो एक आ रहा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी वाला, इसके रिगार्डिंग आप डीसी से एनओसी लेकर आए। मतलब ये तो पुराना ही प्रोसीजर हो गया, इसमें मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या मेरी जो रिसोर्स है वो कहीं यूटिलाइज होती नजर नहीं आई। अच्छा देखें, इसमें ना हम इस पे ये जो टर्मिनल आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है ना, जी फिजिकल कॉपीज, ठीक है, जी जी ये हम अनकरीब जो है ना वो टर्मिनल को मना कर देंगे कि वो आपसे ये ना लिया करे। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि ठीक अभी हम जो है वो चीज़ें देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने अभी उन्हें ये रिक्वेस्ट नहीं की कि वो ये चीज़ ख़त्म कर दें। इसके लिए कुछ थोड़ी डेवलपमेंट हमारे एंड पे भी है, टर्मिनल के एंड पे भी है। अभी हम ना जी कुछ चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके। जैसे ही हम इस पे कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि जी अब ठीक है, तो हम टर्मिनल को मना कर देंगे कि वो आपसे फिजिकल कॉपीज ना लिया करें। श्योर श्योर श्योर। दूसरा सरफराज साहब इसमें एक एडिशन ये देखिएगा कि पोर्ट के जो मतलब वहाँ पे बैठे हुए ऑफिशियल्स वगैरह वो जी कम से कम ये पीएसडब्ल्यू के आरओ से अवेयर हो, क्योंकि कल हमने यही इशू फेस किया जब हमने एफएससी का आरओ कंप्यूटराइज निकाल के दिया, तो जी मतलब वो देवर आस्किंग कि भाई वो पुराना वाला जो था आपका कलर्ड गवर्नमेंट से इशू हुआ हुआ साइन स्टैम्प वो लेकर आए। तो फिर हमने अच्छा उनके वहाँ पीछे जो इंचार्ज थे उनसे बात की, मतलब इट इट टुक हाफ एन आवर और मोर देन हाफ एन आवर, क्योंकि उनको कन्विंस करने के लिए भाई ये पीएसडब्ल्यू से इशू हुआ हुआ है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि नो सिग्नेचर और स्टैम्प रिक्वायर्ड। जी तो उसको भी जरा मेक श्योर करिएगा कि वहां पे जो है वो अवेयरनेस क्रिएट हो सके डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर कि भाई ये सिस्टम हैज बीन चेंज्ड और ये इस तरीके के आरओज या अब आपको एनओसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको बिल्कुल हम थैंक यू देखें। सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। जी ख्वाजा उमैर साहब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा और अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा उमैर है। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड प्रेजेंटेशन बाय यू ऑल। और अच्छा, एक ऑब्वियसली नया सिस्टम है, इसकी एक्सेप्टेंस हो या उसके अंदर टाइम लगता है, उसके यूज़र इंटरफेस से जो है हम आगे ढूंढ लें। इशू ये आ रहा है कि अभी एक जैसे फजील ने साहब ने पॉइंट आउट किया कि हमारे एक ड्राई कोपरा की जीडी थी, वो पीपीआरओ जब हमने सिंगल डिक्लेरेशन उसकी फाइल की, सारी सारी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से, जी सेम एट द सेम टाइम वो कस्टम्स को जैसे असाइंड होती है थ्रू अ जीडी नंबर, वेयर एज जी वो रिस्पेक्टिवली पीपीआरओ में असाइंड हुई फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोसीजर। अच्छा, जी प्रोफाइल अच्छा था पार्टी का, वो अप्रेजर के पास खुली, उसने आउटराइट उसको रिलीज यानी कि उसको कंप्लीट करके आगे पीए को फेंक दिया। अच्छा, ठीक एट है, द सेम टाइम पीपीआरओ पुल्ड दैट फॉर देयर इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन जो भी प्रोसीजर है। ठीक है। अब उन्होंने तो वो पुल की फाइल, उसके बाद 2 से 3 दिन लगे जो भी है एग्जामिनेशन वगैरह और आरओ फीड वगैरह जो भी था, मगर उसके बाद वो जीडी जो है पीए को जो स्टेटस आ रहा था साइन टू प्रिंसिपल अप्रेजर, वो खुली जी नहीं। अच्छा, लाइकवाइज अप्रोच किया पीएसडब्ल्यू को, पीएसडब्ल्यू ने इनिशियली कहा कि भाई ये आप रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से ईमेल करवाएं।
अब रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास 3-3 4-4 घंटे लग गए कमरे के बाहर खड़े होके। अब वो कभी उनका नेट नहीं चल रहा है या कभी वो बिजी हैं, ठीक है, दिस इज जी व्हाट इट इज। मगर जो इस सिस्टम की सहूलत है वो उसकी आफादी तो उस वक्त नजर नहीं आई कि जब ये हर चीज ऑटोमेटेड है या एट द सेम टाइम पैरेलल दो प्रोसीजर्स होंगे, तो ये बीच में इस किस्म का ग्लिच या इस किस्म की रुकावट जिसमें 3 से 4 दिन मजीद लग गए उसको सुलझाने में, उसको कॉल बैक करवाया गया, फिर वो MIS के पास गिरा, MIS ने फिर उसको रिस्पेक्टिव जो भी अथॉरिटीज को रूट किया, लिटरली 4 डेज लग गए, जो कि काम तब तक क्लियरेंस प्रोसीजर भी हो जाना चाहिए था। और आपको पता जी है यहाँ कंपटीशन बहुत होता है और यानी कि ईडेबल गुड है, तो वो आपको पता है किस तरीके से बाजार ऑपरेट करता है। तो वन मोर जी जी रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज अ न्यू सिस्टम एंड ऑब्वियसली थिंग्स टेक टाइम टू जेल इन, मगर क्लाइंट या इंपोर्टर जिसे हम कहते हैं वो ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं करता है। वो कहता है कि जी आपकी गलती है, एक एक मिनट उनका चल रहा होता है यानी कि हिसाब किताब। तो ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट आउट रेज करना था कि इसको भी जरा एड्रेस किया जाए। जी, ये बिल्कुल हमने एड्रेस कर दिया है। ये इशू जो है वो हमें रिपोर्ट हुआ था और वो फिक्स हो चुका है। इंशाल्लाह आपको मजीद जो है ये इशू फेस नहीं होगा। अच्छा, ये एक इट्स नॉट ओनली मी, और भी कई लोगों से सुनने नहीं को नहीं मिला कि बिल्कुल उनको इस किस्म नहीं, की ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स आ ये रही इशू जो है वो सिस्टम का इशू था ना, मतलब किसी एक स्पेसिफिक डिक्लेरेशन से रिलेट नहीं था। ठीक तो है। वो जिसने भी ये फेस किया था सबके लिए ही फिक्स हो चुका है और आइंदा किसी को भी फेस नहीं होगा। सरफराज भाई एक बात मैं आपको बताऊं, लिटरली पीपल वर देयर वर अदर पीपल अपार्ट फ्रॉम मी स्टैंडिंग ओवर देयर इन दैट क्यू एंड दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड पीपल हैव अ परसेप्शन व्हाट वी आर सीइंग अमंग आवर कम्युनिटी कि दे आर हेजिटेंट टू गो फॉर PSW एंड दे आर नॉट प्रेफरिंग PSW। ऑब्वियसली वन अंडरस्टैंड्स कि जब भी कुछ चेंज आता है उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो और ऑब्वियसली जिस किस्म की जो प्रेजेंटेशन अभी आपने माशाल्लाह भी दी है, ये हेल्प करती है अवेयरनेस में, अंडरस्टैंडिंग में, और इस किस्म की कोई इंटरेक्शन जो है वो क्वेश्चन आंसर जब होते हैं तो लोगों को फायदा होता है। मगर ये जो डिले है ना, ये उनके बिजनेस को हर्ट कर रहा है। जी तो इसको जरा प्लीज लॉन्ग टर्म में, चाहे वो कस्टम्स के एंड पे हो या PSW की अथॉरिटी के एंड पे, उसको जरा एड्रेस करना चाहिए। ये सिर्फ जी जी ये पॉइंट हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ना हो। एंड रियली गुड प्रेजेंटेशन, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। शोएब अनवर साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था, हम जैसे पहले वीबॉक के अंदर GD सबमिट करते हैं तो वो असाइन टू कैशियर आती है और जी फिर हम एक्साइज के लिए जाते हैं तो एक्साइज हमारी वहां से 0 हो जाती है। जी अब आप लोग जब सबमिट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट ही पेमेंट मोड पे जा रही है, PSID पेमेंट या PD पेमेंट। जी अब ये एक्साइज वालों के पास खुलेगी कैसे एक्साइज 0 कराने के लिए? खुल जाती है उनके पास। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो वो कैशियर को आएगी या PSID मार्क हो रही होगी तो वो जा रही होगी? नहीं क्योंकि देखिए, उसकी PSID पेमेंट नहीं हुई हुई ना अभी, उसकी पेमेंट नहीं नहीं होगी। हुई हुई। आप जैसे एक्साइज के पास पहले जाते थे उसी तरह से जाके आप सेस एग्जाम करवा सकते हैं। जब आप पेमेंट करने लगेंगे तो उस टाइम पे हम रन टाइम पे पेमेंट दोबारा कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी सेस एग्जाम हुई हुई होगी सिस्टम के अंदर तो वो उस पेमेंट का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब हम पहले सबमिट करेंगे और उसके बाद उनके पास जाएंगे जी और जब वो वेव कर देंगे तो जी दोबारा हम उसको उसके बाद आप पेमेंट जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसमें आके आप अपना बिल भी चेक कीजिएगा, उसके अंदर सेस आपको नहीं नजर आएगा। अच्छा, दोबारा जब आके हम सिस्टम में चेक करेंगे तो वो सेस नजर नहीं आएगा। जी, तो वो पेमेंट का पार्ट भी नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन वो ड्यूटी कैलकुलेट नहीं हो रही वहां पे फिर दोबारा इसके पास हमारे पास? नहीं नहीं, ड्यूटी तो सिस्टम कैलकुलेट करता है ना। मैंने आपको ये बताया जब आप सिस्टम सेस में ही एग्जाम जब हम जब सबमिट आप कर रहे हैं जी तो वो सेस के अलावा कैलकुलेट नहीं होती फिर दोबारा? आपने तो सबमिट कर दी ना, तो आपने हाँ जी, सबमिट कर दी और जाके सेस एग्जाम करवा लिया, और उसके बाद ठीक जब है। आप पेमेंट सिस्टम पे आएंगे और अपना बिल रीओपन करेंगे तो सिस्टम उस टाइम पे रिकैलकुलेट करता है, तो उसमें से ठीक आपका है, जो सेस का हेड है वो निकल जाएगा। निकल जाएगा। ठीक है। जो IPs की हम पेमेंट कर रहे हैं जी उसके चालान शो नहीं हो रहे UPS में। उसका कोई चालान है भी नहीं। तो 5,000 रुपए तो पेमेंट हो रही है, वो PD से हमारी डिडक्ट पेमेंट हो तो रही हो है। रही है, पेमेंट बिल्कुल हो रही है,
और जब आपकी पेमेंट हो जाती है तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो डीपीपी ऑफिसर को मार्क हो जाती है, और जब आप आईपी की अपनी रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं तो आपके पास ऊपर स्टेटस आ रहा होता है पेड। ठीक है। ठीक है, वैसे हम अभी पहले भी एक हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा था, हम इसके ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो चालान्स जो है वो मैंने नोट कर लिया कि हम क्रिएट कर लेते हैं कि आप प्रिंट कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस कि इसकी हाँ पेमेंट जी, हो क्योंकि चुकी ये है। तो देखें ना, अब जिस क्लाइंट को हम बिल भेजते हैं जी जी उसमें बिल्कुल, तो मुझे मान उसका लेना है आइडिया कि है। अब 500 रुपए भी शो नहीं करता तो उसका ऑडिटर रोक लेता है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक्सपोर्ट जीडी में अब जो हमारे डीटीआरई के कंसाइनमेंट्स आते हैं वो कैसे होगा? आपने इंपोर्ट के बारे में तो बता दिया, एक्सपोर्ट का जी नहीं जी, बताया। तो एक्सपोर्ट के सेशंस हम पहले कर चुके हैं। डीटीआरई की जो आप कंसाइनमेंट्स आती हैं उसमें आपने डीटीआरई का कोटा लिया हुआ होता है ना। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई गेस उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, वो रीज्वाइन करेंगे। जब तक मैं हुसैन ललानी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना ये है कि जैसे हम मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है HS कोड 19011000 इन्फेंट फूड प्रिपरेशन। इसमें जब हम वीवॉक में जीडी बनाते हैं तो सबमिशन से पहले हमारे पास एक कंफर्मेशन का विंडो खुलती है कि डू यू वांट टू प्रोसीड विदाउट प्लांट प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट, जबकि इस HS कोड पे जो रिक्वायरमेंट है वो PSQCA की है, इसमें PPRO फॉल नहीं करता। ठीक है सर। अच्छा, फिर क्लियरेंस के बाद जैसे जीडी क्लियर हो जाती है तो उसमें होल्ड का मैसेज आता था जो हमें कंसर्न AC या DC के पास जाके रिमूव करवाना पड़ता। तो सर PSW में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा? आप इसकी जब सिंगल डिक्लेरेशन फाइल करेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये PSQCA के अगेंस्ट ही नज़र आएगा, और PSQCA का रिलीज ऑर्डर आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएगा। तो इसलिए तो आपको किसी से जो है वो इससे होल्ड वगैरह हटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें PPRO वगैरह का तो कोई इशू नहीं आएगा ना? नहीं 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 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। इब्रार साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे 2 दिन से प्रॉब्लम आ रही है। मेरा रेगुलर आइटम है अमेरिकन गार्डन के पॉपकॉर्न्स। सर मैं जब वो जीडी फाइल कर रहा हूँ HS कोड अपने 20059900 में, जब मैं थर्ड स्क्रीन पे आता हूँ कम्युनिटी इंफॉर्मेशन पे, तो सर इस पे ये अब ये जब मैं HS कोड डालता हूँ तो प्रोडक्ट कोड वहां पे एक ही आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है 1000 फ्राइड ओनियंस जी। और उसके बाद सर मेरी जीडी आगे नहीं बढ़ रही। मैं 2 दिन से, मुझे कंप्लेन नंबर आपके स्टाफ दे रहा है जिन्होंने मुझे 2217 और आज 2373 दिया है, लेकिन आप मेरी मुझे जीडी सर HS कोड दोबारा बताइएगा। सर 2005 2005 .9900 .9900 और इसमें प्रोडक्ट कोड आपके पॉपकॉर्न है पास सर। पॉपकॉर्न है। मैं इसको चेक जी करवा लेता हूँ। ठीक है सर। मुझे किस तरह पता चलेगा सर? मेरे कंप्लेन दी हुई अगर ईमेल हो जाए मुझे, मैं 2 दिन से सर प्रॉब्लम में हूँ और मुझे मेरी फाइल नहीं हो रही है आगे जीडी। ठीक है, उन्होंने मैं मुझे इसको चेक आज करवा लेता हूँ, PPRO उसी पे भेजा था कंफर्म कर। डिपार्टमेंट, वो कह रहे हैं कि PPRO डिपार्टमेंट का इशू है। PPRO के पास गए नहीं, वहां पे आप तो एक ही सर। डिक्लेरेशन फाइल ही नहीं कर पा रहे ना। जी सर, मैं जब आप मुझे अपनी डिक्लेरेशन अभी फाइल ही डिस्क्रिप्शन में नहीं कर। लिख रहा हूँ। हाँ, उस पे आगे वो ऑब्जेक्शन दे देता है, नो रिकॉर्ड फॉन्ट फॉर HS कोड 2005.9900। ठीक है, मैं इसको चेक करवा लेता सर मुझे मेल आ जाएगी आपकी तरफ से, कॉल आएगी कोई? हूँ। ये आपको सपोर्ट पे ही इस पे जवाब आएगा, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ उनसे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। फजील साहब अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा काइंडली। सरफराज साहब, ये मैं बात करना चाह रहा था कि प्लांट वालों ने तो सारा हमारा काम कर दिया, हमें RO भी दे दिया, अप्रूव हो गया,
अभी वो जीडी स्टिल वो मैंने आपको बताया था ओपन फॉर असेसमेंट में आ रही है MIS। अगर MISC से ये जीडी हमारी क्लियर हो जाती है और फिर वो दोबारा एग्जामिनेशन में भेज देंगे तो हमारा तो टाइम और डिले हो जाएगा, 10 दिन हमारे वैसे ही जाया हुए। एंड अदर फिर ये वाला मसला इशू अगर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए सिंगल मैं विंडो अभी में तो हम देखिए मैं इसको अभी चेक करवाऊंगा कि इसका इशू क्या है ना, ठीक है, जी 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 हाँ, आप जरा प्लीज और काइंडली इसको फिर उसके करवा दें, बाद इस बहुत पे अर्जेंट है। देखेंगे। डैमरेज भी है हमारा, डिटेंशन भी 40 का बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, पार्टी नाराज हो रही है। प्लीज ठीक सर, ठीक थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जूम यूजर के नाम से जो पार्टिसिपेंट लॉगिन है काइंडली वो अपना क्वेश्चन कर लें। ठीक है, आई गेस आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं थैंक यू करना चाहूँगा सबका जिन्होंने इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, स्पेसिफिकली सरफराज अहमद साहब का, सर आसिम अमान साहब का, जिन्होंने इतना ब्रीफ आप लोगों को ओवरव्यू दिया अबाउट द सिस्टम। सरफराज साहब अगर आप कुछ कहना चाहें और आसिम साहब आप कुछ कहना चाहें तो ओवर टू यू। नहीं बस थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम सेशन को ऑफिशियली एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चेक करो, ये बोला चेक करो, बंद हो गया।